स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन बेसिकली हमारा जो भी फार्मूलेशन का पार्ट है, चाहे वो टेबलेट, कैप्सूल, सेमी सॉलिड या लिक्विड, पेरेंट्रल, ये सारे पार्ट हमारे फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट में आते हैं। बट हमारा जो सिलेबस है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का, तो हॉस्पिटल फार्मेसी में कुछ इन्होंने सिलेबस मेड कर रखा है पेरेंटल प्रिपरेशन का। इसमें ओनली आउटलाइन है, जो भी आप डिटेल पढ़ते हैं, डिटेल सारा सब्जेक्ट हमारा फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट में आएगा। तो हम उसी के कंसेंट में स्टार्ट करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हमारा स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन, स्टेराइल कोई भी अगर हम फार्मूलेशन बनाते हैं, चाहे वो कोई भी डोजेज फॉर्म हो, चाहे वो सॉलिड हो, सेमी सॉलिड हो, लिक्विड हो, तो सबसे पहले हमारा आता है डोज। डोज हमारा पहले डोज डिसाइड होता है। ये डिसाइड होता है ED50 और LD50 से। सपोज सबको डोज के बारे में पता है कि एक सिंगल कितना अमाउंट हमें किसी भी API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का कितना अमाउंट लेना है, वो हमारा डोज हुआ। पहले डोज कैलकुलेट हो जाता है। जब भी हम फार्मेशन करते हैं, हमारा टोटल बैच साइज कितना है। अगर मान लो कि हमारा डाइक्लोफेनेक सोडियम का इंजेक्शन बनाना हो, 1 लाख इंजेक्शन बनाना हो, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा बैच साइज है अगर 1 लाख इंजेक्शन, और हमारा डोज है 75 mg। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं API का। हमारा API का कैलकुलेशन होता है कि हमको एक बैच बनाने के लिए कोई भी डोजेज फॉर्म हो, अभी हम स्टेराइल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, हम किसी भी डोजेज फॉर्म की बात कर रहे हैं, चाहे वो टेबलेट हो, कैप्सूल हो, सेमी सॉलिड हो, इंजेक्टेबल हो, ड्राई सिरप हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, API का कैलकुलेशन करना है। हमको कितना डोज बनाना है, 1 लाख बनाना है। एक डोज में हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 75 mg। तो हम API कैलकुलेट करते हैं, 75 mg हो जाएगा इंटू 1 लाख। मतलब 75 लाख mg हमको एक डाइक्लोफिनेक सोडियम की जरूरत पड़ेगी। इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इसको केजी में कन्वर्ट करना हो, ये ग्राम हो गया, एक किलोग्राम हो गया। 7.5 kg हमको डाइक्लोफिनेक चाहिए। जब हम ये बात करते हैं, कोई भी आप लेबलिंग देखे होंगे किसी भी फॉर्मुलेशन पे, तो वहाँ पे लिखा रहता है इक्विवेलेंट। अगर एमॉक्सिसिलिन देखोगे, एमॉक्सिसिलिन एक्चुअली क्या होता है, ट्राईहाइड्रेट फॉर्म में आता है। तो उसके बाद लिखा रहता है एमॉक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट। अगर हम लेवल चेक करें, each capsule contains amoxicillin trihydrate equivalent to
एमॉक्सिसिलिन 500 mg आईपी। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इक्विवेलेंट लेते हैं। जो हम ट्राईहाइड्रेट लेते हैं वो ट्राईहाइड्रेट 500 mg ना होके वो ज़्यादा रहता है। हमारा 500 mg क्या होना चाहिए, एमॉक्सिसिलिन होनी चाहिए। सेम अगर हम किसी साल्ट की बात करते हैं, जब हम कोई फार्मेशन बनाया जाता है, बहुत से एपीआई का क्या करते हैं, उसका बायोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, उसका एडीएमई बढ़ाने के लिए, बायोबिलिटी और एडीएमई आप लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। जो हमारा ड्रग का है, ड्रग का हमारे बॉडी पे जो एक्शन है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए हम उसको डिफरेंट साल्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसके साथ देखते होंगे बहुत से एपीआई के साथ .HCl लिखा रहता है या उसके साल्ट बनाते हैं। तो हमारा जो एपीआई के कंसेप्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, उसका इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। अगर ट्राईहाइड्रेट है मतलब उसमें एमॉक्सिसिलिन के साथ 3 मालकूल वाटर अटैच है, तो उतना हम एक्सेस अमाउंट लेते हैं। जो 3 मालकूल वाटर के हैं, 1 मालकूल ऑफ एमॉक्सिसिलिन में, वो निगलेक्ट हो जाए तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, हमारा किसी भी बैच के लिए सबसे पहले एपीआई का कैलकुलेशन होता है। एपीआई में हम उसका फिर एसए लेते हैं, उसकी प्योरिटी। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई साल्ट लिया, अगर वो 98% प्योर है, अगर उसकी प्योरिटी 98% है, तो हमने अगर 100 kg मटेरियल लिया तो उसमें एक्टिव 98% ही हो गया एपीआई। अगर हम 100 kg लेना था तो हमारा क्या हो गया, उसमें एपीआई कितना 98 ही kg हुआ। तो हमको इतना अमाउंट लेना है कि हमारा जो फार्मेशन का एक्चुअल रिक्वायरमेंट है डोज का, वो बराबर रहे। इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं पहले कि उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, उसका एसओ कितना है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल एपीआई हमको कितना चाहिए। हमारा जो डोज है वो, अगर डाइक्लोफेनेक सोडियम की बात करें तो डाइक्लोफेनेक हमारा 75 mg इंजेक्शन में आना चाहिए। जब हमारा अगर डाइक्लोफेनेक सोडियम ही अगर 98% प्योर है, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, अगर 100 kg एक बैच के लिए 7.5 kg हमने कैलकुलेट किया था, 7.5 kg किया। अगर हमने एग्जैक्ट 7.5 kg लिया और हमारा प्योरिटी अगर 98% है, तो हमारा डाइक्लोफेनेक 7.5 kg होगा नहीं। इसमें 2% क्या हो गया, इम्प्योरिटी हो गई। तो हमारा एपीआई का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो हम कैलकुलेशन करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो भी ओवर एजेज हैं, उसमें मॉइस्चर है। अगर मान लो कि उसमें हमारा मॉइस्चर कंटेंट 5% है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट 5% का मतलब उसमें वाटर मालकुल 5%, उसमें पानी है 5%। तो हमारा 7.5 kg में 5% पानी ही हो गया। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारा एपीआई का कैलकुलेशन हो जाता है, पर बैच हमारी कितना रिक्वायरमेंट है। इसके बाद एपीआई के बाद हमारे जो उसमें यूज होते हैं, अगर हम इंजेक्टेबल की बात करें तो उसमें होते हैं व्हीकल्स, पहला आता है व्हीकल। व्हीकल का मतलब हमारा, आप लोग जनरली अगर हम ऐसे लेमन तरीके हम बोले तो गाड़ी, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए। तो अगर फॉर्मुलेशन की बात करें हम, तो हमारा भी मेन कॉन्सेप्ट वही रहता है कि जो हमारा एपीआई है, एपीआई को डिलीवर करता है, ले जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारा व्हीकल में यहाँ पे क्या आता है, अगर हमारा पेरेंटल किस में रहता है, लिक्विड फार्मुलेशन में। किसी ने सॉलिड फार्मुलेशन में पेरेंटल तो देखा नहीं होगा कि हमारा सॉलिड है। जब भी हम उसको डिलीवर करते हैं तो अगर ऑर्डर फॉर इंजेक्शन भी है तो सॉलिड फॉर्म में आता है, बट हम उसको जब देना रहता है पेशेंट को, जब वो ड्रग डिलीवरी करनी रहती है, तो हम उसको क्या करते हैं, जो उसका सॉल्वेंट है या व्हीकल है उसमें फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको उसमें डिजॉल्व करते हैं, उसके बाद उसको दिया जाता है। तो जो हमारा पेरेंटल प्रिपरेशन है वो लिक्विड फार्मुलेशन होता है। तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है व्हीकल की।
तो व्हीकल क्या होता है, लिक्विड होता है, वो बफर हो सकता है, WFI हो सकता है, उसमें डिफरेंट pH और टोनिसिटी हो सकते हैं। तो व्हीकल सबसे पहले व्हीकल हो गया, हमारा API का कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद आता है इसमें एडिटिव्स। इसमें आते हैं हमारे बफर्स, उसके टोनिसिटी इंड्यूसर या एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इसमें अगर हम बात करें प्रिजर्वेटिव्स, पहला हो जाता है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स के बाद हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जो भी हमारे पेरेंटल है उसमें उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं, उसके स्टेबलाइज करते हैं। जब एपीआई लिक्विड फार्मूलेशन में डालते हैं तो सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है हाइड्रोलिसिस का। अगर हमारा एक्वस बेस व्हीकल है, मतलब व्हीकल में हमारा एक्वस बेस का मतलब होता है जिसमें हमारा वाटर कंटेंट है। दूसरा होता है नॉन एक्वस बेस या आयलिंग। नॉन एक्वस बेस में क्या रहता है, आयल रहते हैं, वो उसमें वाटर मालिक्यूल नहीं होता है। सस्पेंशन, इमल्सन, तो डिफरेंट हमारे व्हीकल यूज होते हैं। उसमें उसके बाद हमारा व्हीकल बनाते हैं। व्हीकल के कोई भी हो सकता है, WFI भी हो सकता है, ओनली वाटर भी हो सकता है, वाटर फॉर इंजेक्शन जिसको बोलते हैं। उसमें अलग से फिर हम एडिटिव ऐड करते हैं। एडिटिव का डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है और डिफरेंट प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है हमको। अगर कोई भी हमारा फार्मूलेशन, पेरेंटल का फार्मूलेशन क्या होना चाहिए, उसको सबसे पहले जो उसकी टोनिसिटी है, टोनिसिटी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, टोनिसिटी उसका बराबर होना चाहिए, तभी तो हमारे जो भी ब्लड सेल हैं, ब्लड सेल के साथ वो बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। अगर उसका टोनिसिटी कम या ज़्यादा है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके बाद वेटिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट। वेटिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट हम यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज करते हैं। वेटिंग एजेंट मतलब होता है कि सस्पेंड। बहुत से हमारे ऐसे एपीआई हैं, जब हम उसको डिजॉल्व करेंगे तो क्या होता है, पेरेंटल फार्मूलेशन में हमारा क्लियर रहता है, जब डिजॉल्व करेंगे तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगर सॉल्युबिलिटी कम है, अगर कोई मटेरियल एपीआई ऐसा है जो कम सॉल्युबल है, वो जो भी व्हीकल है, व्हीकल में वो सॉल्युबल नहीं हो रहा है, तो उसके सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम वेटिंग एजेंट यूज करते हैं। कुछ उसमें मिला दिया जाता है जिसके वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, वो सॉल्युबल हो जाए हमारे फार्मूलेशन में। इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज करते हैं अगर हमारा कोई लिक्विड फार्म, जो पेरेंटल फार्मूलेशन है, वो अगर इमल्सन है। इमल्सन आप लोगों को दो पढ़ाया था, वाटर इन आयल, दूसरा आयल इन वाटर। दो टाइप के इमल्सन थे, डिस्पर्स थे, डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे। तो अगर हमारा इमल्सन बनाना है तो क्या रहता है कि अगर इमल्सिफाइंग एजेंट हम बनाते हैं कि जो भी हमारे ग्लोबुल्स बने हैं, जो हमारा डिस्पर्स मीडियम है, फिर से एक दूसरे में मिल के फेज आउट ना हो जाए, मतलब वो दोनों फेज, आयल अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए, ऐसा ना होने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट भी मिलाया जाता है अगर हमारा कोई सस्पेंशन फार्मूलेशन है। अगर स्मॉल पार्टिकल है तो पार्टिकल एक दूसरे में आपस में मिल के केक फार्मेशन करने लगते हैं और सेटल डाउन होने लगते हैं, तो उसमें सस्पेंडिंग एजेंट मटेरियल मिलाया जाता है जिससे कि वो अलग अलग पार्टिकल बने रहें। इसमें हम मिलाते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट मेनली इसलिए बनाया जाता है कि हमारा ड्यूरिंग स्टोरेज कोई उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। प्रिजर्वेटिव, बफरिंग एजेंट, स्टेबलाइजर, आप लोगों को ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में हम पढ़ा चुके हैं क्या क्या होता है। ये हो जाते हैं। सबसे पहले हम अगर प्रिपरेशन की बात करें तो हो गया क्या क्या केमिकल रहता है, व्हीकल क्या होता है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट क्या है, आपका टोनिसिटी, वेटिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट। तो कोई भी हमारा फॉर्मेशन बनाना है, पेरेंटल बनाना, तो सबसे पहले हमारा उसका कंसंट्रेशन फिक्स होता है कि हमको कितना एपीआई लेना है और कितने में डिजॉल्व करना है।
हम एपीआई लेते हैं। एपीआई लेने के लिए क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमने बताया था आप लोगों को, डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग में क्या करते हैं कि जो बैच के रिक्वायरमेंट है, हमको अगर सपोज कि 1 लाख इंजेक्शन बनाना है, 1 लाख हमारा डाइक्लोफेनेक का अगर इंजेक्शन बनाना है, 1.0 लाख डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन, तो सबसे पहले हम क्या बता, आप लोग फार्मास्यूटिक्स में जो भी चीज पढ़े हो, सबसे पहले क्या होता है, फार्मूला। फार्मूला में हमारा क्या है कि डाइक्लोफेनेक कितना चाहिए, इसके बाद जो इसके एक्सपीरियंस है, क्या बफर, अगर उसके व्हीकल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, WFI या बफर के लिए स्टेट बफर है, फास्फेट बफर है, कौन से पीएच पे है, टोनिसिटी इंडक्शन है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, तो जो भी हमारा फार्मूलेशन है, फार्मूलेशन की जो रिक्वायरमेंट है, सारे एक्सपीरियंस की कैटेगरी आ जाएगी, कितना रिक्वायर्ड होता है। तो डिस्पेंसिंग में क्या होगा, जो वेयर हाउस डिपार्टमेंट है वो मटेरियल डिस्पेंस करेगा विद डबल लेयर। जो भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी मटेरियल है, मटेरियल को सबसे पहले वो क्या करेंगे, वे करेंगे। पर्टिकुलर बैच के लिए उन्होंने वे कर दिया, सेपरेट कर दिया, लेवल कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डिस्पेंसिंग का। जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है पर्टिकुलर बैच प्रिपरेशन के लिए, उतनी क्वांटिटी वो बे करके डिस्पेंस कर देते हैं। बेइंग हमारे क्या होने चाहिए, एक्यूरेटली होनी चाहिए। जो हम बैलेंस यूज करेंगे, बैलेंस की एक्यूरेसी होती है वो हाईली एक्यूरेट बैलेंस होने चाहिए, उसमें वेरिएशन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, या जो हमारे रेगुलेटरी एजेंसी है जिसके तहत हम दवा निर्माण कर रहे हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उतना ही एरर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको अगर एपीआई 1 kg वे करना था, वो 1.1 kg को 1 kg डिस्प्ले करें। तो हाईली एक्यूरेसी ग्रेड के बैलेंस होते हैं, वहाँ पे बे किए जाएंगे। मटेरियल डिस्पेंस हो गया। डिस्पेंसिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जो भी हमारा स्टेप है फार्मूलेशन के, सबसे पहले हमको अगर व्हीकल बनाना है या बफर बनाना है, तो बफर में हमारे रिक्वायरमेंट की यस क्वांटिटी हमको मटेरियल डिस्पेंस हो गया। डिस्पेंस होने के बाद वो मटेरियल ट्रांसफर होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है, मटेरियल वेरिफिकेशन। इसमें डिफरेंट स्टेप होते हैं, जो हम लाइन क्लियरेंस और हमारा डीप में उतना सिलेबस नहीं है, ओनली मेजर जो स्टेप्स हैं वो बताने हैं। मटेरियल वेरिफिकेशन में क्या करते हैं कि जो हमारी रिक्वायर्ड मटेरियल थी, जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, रिक्वायर्ड मटेरियल, उसको वेरीफाई करते हैं क्या वो सही क्वांटिटी है, सही मटेरियल है, जिस एनालिटिकल रेफरेंस नंबर का मटेरियल चाहिए था वही है। वो सारी चीज़ें दो पर्सन उसको चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं। मटेरियल वेरिफिकेशन होने के बाद उसका वेरिफिकेशन फिर से करेंगे, अगर हम उस पर वेट है तो हम उसका वेट का वेरिफिकेशन करेंगे, कौन से यार का मटेरियल है, उसकी प्योरिटी कितनी थी, वो सारी डिटेल हम उसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन के बाद पहला स्टेप पेरेंटल में जनरली क्या होता है हमारा, बल्क प्रिपरेशन। जनरली जो स्टेप होता है हमारा बल्क प्रिपरेशन। सबसे पहले हमारा बल्क प्रिपरेशन होता है। बल्क प्रिपरेशन का क्या करते हैं कि जो हमारा व्हीकल है, जो भी हमारा व्हीकल है, और WFI या कोई बफर है, फास्फेट बफर, एसीटेट बफर, बफर में कितने पीएच का है, 7.4 का है, 4 का है, 6 का है, जिस पीएच पे वो स्टेबल रहता है,
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा बल्क प्रिपरेशन के लिए जो व्हीकल है, व्हीकल का प्रिपरेशन करते हैं। व्हीकल बना, व्हीकल में ओनली WFI भी हो सकता है, हम ओनली WFI कलेक्ट करते हैं और उसमें हम जो भी हमारा API है जिस मेथड से है उसमें उसको डिजॉल्व कर देते हैं, उसमें उसको सॉल्युबल कर देते हैं अगर एक्वस बेस है तो। अगर इमल्शन है या सस्पेंशन है तो जो भी इमल्शन या सस्पेंशन बनाने का प्रोसीजर है उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालना है या इमल्सिफाइंग एजेंट डालना है, तो वो चीज़ें डाल के वो बनाया जाता है। तो हमारा अगर व्हीकल में हमने API डाल दिया, API डालने के बाद उसमें बल्क प्रिपरेशन हो गया। बल्क प्रिपरेशन के बाद ये हमारा स्टेराइल प्रोडक्ट होना चाहिए, इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, व्हीकल में या बल्क प्रिपरेशन किया उसमें डिजॉल्व कर दिया। डिजॉल्व करने के बाद या तो हम अलग अलग उसको व्हीकल में डिजॉल्व कर ले या टोटल क्वांटिटी उसमें जो भी ऐड करके उसको डिजॉल्व कर दिया। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसको फिल्टर करते हैं। बल्क प्रिपेयर्ड हो गया, फिर क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर भी हमारा क्या होता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन रिमूव करना है, हमारा स्टेरिलिटी ग्रेड का फिल्टर होना चाहिए, तो 0.22 माइक्रोन का 0.22 माइक्रोन का हम फिल्टर यूज करते हैं। ये हमारा फिल्टर जो भी है हाइड्रो, अगर हमारा एक्वस बेस है तो हाइड्रोफिलिक फिल्टर यूज करते हैं, अगर ऑयली बेस है तो हाइड्रोफोबिक फिल्टर यूज करते हैं। तो सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिपरेशन, किस टाइप का प्रिपरेशन है, और फिर उस बल्क का एसेप्टिक कंडीशन में हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर हमारा जो ग्रेड है या क्लास है वो क्लास 100 बोला जाता है, क्लास A ग्रेड। अगर हम शेड्यूलियम या जो भी हमारे क्लास A या 100, अलग अलग हमारा नोटिफिकेशन ISO की क्लासिंग अलग होती है, शेड्यूलियम में अलग होती है, यूओ की कैटेगरी अलग होती है। तो हमारा जो फिल्ट्रेशन है, ह्यूमन इंट्रोब्यूशन मतलब उसमें जो भी पर्सन फिल्टर कर रहा है उससे कंटेमिनेशन होने के चांस मिनिमम होना चाहिए, मूवमेंट मिनिमम होना चाहिए। जिस एरिया में प्रिपरेशन कर रहा है उसका जो भी ग्रेड है या क्लास है वो मेंटेन होना चाहिए। तो बल्क प्रिपरेशन का हमने फिल्टर किया। फिल्टर हम करते हैं LFU, लेमिनार एयर फ्लो यूनिट के नीचे। बल्क फिल्टर हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, फिर से उस रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हम फिल करते हैं। जो भी हमारा फिलिंग है, एम्पूल फिलिंग है या वायल फिलिंग है या PFS फिलिंग है, वो कंटिन्यूस फिर से फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको फिल करते हैं। फिलिंग और सीलिंग हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उसको स्टरलाइजेशन का। अगर टर्मिनल स्टरलाइजेशन है तो कोई अगर हमारा फार्मुलेशन ऐसा है जिस पे हीट लेवाइल नहीं है, मतलब उसको टेम्परेचर की वजह से डिग्रेड नहीं होता है, तो हमारा स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल कि हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो कम्प्लीटली स्टेराइल है, उसको इंक्रीज करने के लिए, हमारे एश्योरेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए फिर से हम उसको टर्मिनल स्टरलाइजेशन करते हैं। हमने फिल्ट्रेशन किया, बायोलोड उसका कम कर दिया, जो भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन था वो सारी चीज़ें हम सारे स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस में हर जगह माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है उसको रिड्यूस करते जाते हैं। जो बायोलोड है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन का हम वर्ड यूज करते हैं यार बायोलोड, जो हमारा बायोलॉजिकल लोड है उसमें वो सारी चीज़ें धीमे धीमे रिमूव करते हैं। तो हमने फिल्टर किया तो कम हुआ, फिर से फिल्टर किया और कम हुआ, फिर से फिल्टर किया और कम हुआ, फिर हमने टर्मिनल स्टरलाइजेशन कर दिया, मतलब कंप्लीटली उसको किल कर दिया। तो फिलिंग और सीलिंग के बाद उसका हम क्या करते हैं, जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के साथ हम उसको टर्मिनल स्टरलाइज कर देते हैं। जिस कंटेनर में हम फिल करते हैं या सील करते हैं वो भी प्रीवियसली हमारा स्टराइल रहते हैं, उसके वजह से माइक्रोबियल लोड है हमारा कम रहता है। फिर हमने उसको ऑटोक्लेव या DHS जो भी हमारा सुटेबल प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम उस पर टर्मिनल स्टरलाइजेशन करते हैं। टर्मिनल स्टरलाइजेशन हो जाने के बाद
हर स्टेप में हमारे क्या रहती है, सैम्पलिंग होती है, जिसको बोलते हैं इन प्रोसेस सैंपल। जब भी हम कोई स्टेप बनाते हैं, कोई हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ सेमी फिनिश का, ऐसा तो नहीं एक ही बार की हमारा फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट स्टेप होते हैं, डिफरेंट यूनिट ऑपरेशन करने के बाद ही हमारा फॉर्मुलेशन बनता है। हमने एक यूनिट ऑपरेशन कंप्लीट किया, उस यूनिट ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद उसका क्या, सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है, जो भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसको टेस्ट करता है कि हाँ ये स्टेप हमारा प्रॉपर बना है। जो भी हमारे टेस्ट पैरामीटर हैं, जो भी हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट किया जाता है। जो हमारे टेस्ट पैरामीटर है कि हमारे इस लिमिट में सारी चीज़ें आनी चाहिए, वो विद इन लिमिट है। वो रिजल्ट आने के बाद फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने प्रोसेसिंग किया, उस प्रोसेसिंग के बाद फिर से सैम्पलिंग होता है। तो हर स्टेप में हमारी सैम्पलिंग और टेस्टिंग होती जाती है। जब फाइनली हमारा प्रोडक्ट फिल हो गया, टर्मिनल स्टरलाइजेशन हो गया, फिर हमारा क्या आता है, उसका इंस्पेक्शन। उसको फिर से हम इंस्पेक्ट करते हैं कि उसमें कुछ इंस्पेक्शन हमारा मैनुअल इंस्पेक्शन हो सकता है या ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन हो सकते हैं। मैनुअल में हम क्या करते हैं कि ब्लैक और वाइट बैकग्राउंड में हम एक एक वायल या पीएफएस या एमप्यूल को चेक करते हैं। उसका जो फिल वॉल्यूम है, फिल वॉल्यूम बराबर है, उसमें कोई पार्टिकल्स तो नहीं है, या अंडर फिल है, ओवर फिल है, वो सारी चीज़ें हम इंस्पेक्ट करके उसको निकालते जाते हैं। फिर जो हमारा सही फिल हुआ क्वांटिटी है, वो नेक्स्ट स्टेप लेबलिंग और पैकिंग के लिए जाता है। ये हमारे बेसिकली स्टेप थे स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन के। इसमें जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले चीज़ आती है स्टेरिलिटी टेस्ट, जो कंप्लीट हो जाता है उसमें आता है स्टेरिलिटी टेस्ट का प्रोसीजर जो है, मैंने वो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। उसमें आपके दो मेथड हैं, फिल्ट्रेशन मेथड और डायरेक्ट इंक्यूबेशन मेथड। डायरेक्ट इंक्यूबेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल है, हम मीडिया लेते हैं, जो भी हमारा सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट मीडिया या डिफरेंट थायोग्लाइकोलेट मीडिया है, जो हमारा उस मीडिया के लिए सुटेबल है, वो मीडिया लेते हैं और डायरेक्टली उसको इंक्यूबेट कर देते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि हम उसको फिल्टर पेपर से जो भी हमारा फार्मूलेशन है उसको एसेप्टिकली उससे फिल्टर किया जाता है, फिर उसको डीप करते हैं, फिर हम इंक्यूबेट कर देते हैं फॉर द 14 डेज। तो हमारा स्टेरिलिटी टेस्ट का प्रोसीजर आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया ही गया है। इसमें हमारा आता है इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन टेम्परेचर। तो इसके लिए डिफरेंट जो मीडिया है, सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट मीडियम जो होता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे, SCDM बोलते हैं इसको, हम करते हैं 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो हमारा 14 डेज होता है। जो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम होता है उसको 30 से 35, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम जो होता है उसको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करते हैं। तो हमारा जो डिफरेंट मीडियम है उसके बेसिस पे हमारा इंक्यूबेट किया जाता है। जब हम स्टेराइल करते हैं, जब हम ऑटोक्लेव या डीएचएस करते हैं, तो उसके साथ एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी रखा जाता है, जिससे हम उससे पता चलता है कि हमारा बैच जो था, जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट बना है, वो कम्प्लीटली स्टेराइल हो गया है। इसके बाद हमारा आता है इसमें पैरोजन टेस्टिंग। स्टेरिलिटी टेस्ट आपका फार्मास्यूटिक्स में सारा पढ़ाया गया है, यहाँ पे हम उसके डीप में नहीं जाएंगे। बस उसमें दो मीडियम थे, दो मेथड थे, आपका डायरेक्ट इंक्यूबेशन, फिल्ट्रेशन मेथड, और आपका कौन से टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करना रहता है।
इसके बाद आता है पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट बना है उसको लिया जाता है और रैबिट के ईयर में इंजेक्शन लगाया जाता है, खरगोश के कान में इंजेक्शन लगाते हैं। वो लगाने के बाद ये टेस्ट किया जाता है उस रैबिट को फीवर तो नहीं आया। अगर पायरोजन है उसमें तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हमारा एपीआई ही ऐसा है, कोई फार्मूलेशन जिस ड्रग का हमने पेरेंट्रल बनाया है, अगर उसकी वजह से ही फीवर आता हो तो हम क्या करते हैं कि जो व्हीकल है ओनली, उसमें एपीआई नहीं डाला हुआ, ओनली व्हीकल है, उस व्हीकल का ही इंजेक्शन लगाया जाता है रैबिट को और टेस्ट किया जाता है उसको फीवर है कि नहीं, उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ये होता है पायरोजन टेस्टिंग का मेथड। इसके बाद आता है हमारा क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट में क्या करते हैं कि हमारा ये टेस्ट किया जाता है कि कोई भी पार्टिकल हमारे ब्लड सेल के साइज से ज़्यादा तो नहीं है। इसके लिए डिफरेंट काउंटर होते हैं, उसमें सैंपल लिया जाता है और टेस्ट किया जाता है कि पर वायल, पर डोज या पर इंजेक्शन में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं उसके साइज कितना है। ये हमारे 3 मेन टेस्ट होते हैं पेरेंटल फिल्ट्रेशन के, स्टेरिलिटी, पैरोजन, क्लियरिटी, ये तो हो जाते हैं, ये बेसिक हैं। इसके बाद उसका पीएच, कंडक्टिविटी, उसमें जो एक्सपीरियंट की टेस्टिंग या एपीआई की टेस्टिंग, जो लिमिट हो तो डिफरेंट हो जाते हैं, बट ये तीनों हमारे कंपेंडियल टेस्ट होते हैं। कंपेंडियल टेस्ट का मतलब जो भी हमारा फार्मेशन बना है किस फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना है, उसी फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग का हम टेस्टिंग करते हैं। अगर स्टेरिलिटी टेस्ट हमारा कोई अगर फार्मूलेशन आईपी से बना है तो हम उसकी स्टेरिलिटी टेस्ट आईपी से ही करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम पैरोजन टेस्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्लैरिटी टेस्ट करते हैं। क्लैरिटी टेस्ट में हमारा कोई भी क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है, फाइबर है या कुछ अलग मटेरियल नहीं होना चाहिए और पार्टिकल का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, जो हमारा ब्लड सेल है ब्लड सेल से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें आता है अब पेरेंटल में हमारा सिंगल डोज और मल्टीपल डोज। सिंगल डोज, हमने सिंगल डोज का मतलब हमारा एक ही डोज लिया और दे दिया पेशेंट। मल्टीपल डोज में क्या रहता है कि एक रिस्क रहता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन का। हमने एक उसमें से इंजेक्शन लिया और इंजेक्शन किसी पेशेंट को लगा दिया, तो वहाँ पे हमारा एक रिस्क ये आता है कि हमने इंजेक्शन किया फिर हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने का चांस रहता है। तो मल्टीपल डोज के लिए हम उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐड करते हैं। इसके बाद आता है नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारा फार्मास्यूटिक्स का नहीं है, हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का पार्ट है। हॉस्पिटल फार्मेसी में इतना डीप तक नहीं है, आपके जो स्टेप्स हैं, मेजर स्टेप क्या होते हैं, वही चीज़ें इस सिलेबस में है। नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में आपका टेबलेट कैप्सूल हो चुका है पहले ही, इसके बाद आपका सस्पेंशन, इमल्सन या ड्राई सिरप या लिक्विड प्रिपरेशन। इसके लिए सबसे पहले चीज़ आती है हमारी स्पेस रिक्वायरमेंट।
कोई अगर हमारा फार्मेशन एरिया बनाना है, जो भी हमारा अगर मैन्युफैक्चरिंग एरिया बनाना है अगर, तो हमको अगर इंडिया के अंदर बना रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो लैंड ऑफ लॉ है, यहाँ पे कौन सा रेगुलेशन हमको फॉलो करना है, उसके लिए जो हम फॉलो करते हैं शेड्यूल एम। आप लोगों का एक सब्जेक्ट होगा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में एक शेड्यूल आता है, शेड्यूल एम बोलते हैं या शेड्यूल मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। हमको शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग ही सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी रहती है। तो हमारा मिनिमम एरिया आना चाहिए 900 स्क्वायर मीटर। अगर हम नॉन स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, नॉन स्टाइल फार्मेशन की बात करें, तो सबसे पहले मिनिमम जो एरिया है वो 900 स्क्वायर मीटर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एम। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्लीनिंगनेस, जो भी हमारा क्लीनिंगनेस है। अगर हमारा लिक्विड फार्मुलेशन है, अगर लिक्विड फार्मुलेशन है हमारा, लिक्विड फार्मुलेशन में हमारा हो गया ओरल या पेरेंटल। अगर ओरल और पेरेंटल की बात करें तो लिक्विड फार्मुलेशन में सबसे मेजर कंसर्न आता है हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन का। जो हमारा सॉलिड प्रिपरेशन है, जहाँ पे हम टेबलेट कैप्सूल बनाते हैं, वहाँ पे हमारा मेन कंसर्न आता है क्रॉस कंटामिनेशन का। ये दोनों चीज़ों को कंसिडरेशन करते हुए ही हमारा प्लांट लेआउट बनाते हैं। और जो हमारा एयर का पैटर्न है, एयर का फ्लो है फ्रॉम चेंज रूम टू कोर एरिया, इन्हीं दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए डिसाइड किया जाता है। अगर हम बात करें, अगर कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, ओनली कोर एरिया की बात कर रहे हैं, हमारा अगर ये कॉरिडोर है और हमारे डिफरेंट रूम है इन प्रोसेस के, यहाँ पे सपोज हमारा कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन 1 है, यहाँ पे कंप्रेशन 2 है, यहाँ पे कैप्सूल फिलिंग है, यहाँ पे कंप्रेशन 3 है, ये ग्रेनुलेशन 1 है, ग्रेनुलेशन 2 है। मान लो ये कॉरिडोर है एग्जांपल के लिए, यहाँ पे बीच में डोर है, यहाँ पे ये डोर है, ये यहाँ डोर है, इधर डोर है। तो कोई पर्सन आया इधर से आएगा, वो ये डोर ओपन किया, इधर गया। अगर सॉलिड प्रिपरेशन है, इन दोनों का ग्रेड हमारा सेम रहता है। अगर डी ग्रेड है तो ये भी डी ग्रेड है। तो जब ये डोर ओपन करेगा तो इधर हमारा पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए और इधर निगेटिव। कॉरिडोर से हवा अंदर की तरफ जानी चाहिए। उसके लिए कितना प्रेशर होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव, और शेड्यूल का पार्ट है 15 पास्कल होना चाहिए या 1.5 mmf/WC। अगर हमारा इधर निगेटिव कर दिए और इधर पॉजिटिव हो गया तो एयर अंदर से बाहर आएगी। यहाँ पे क्या है कि सारा पाउडर है, सॉलिड प्रिपरेशन है, यहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, एक्स प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर वाई प्रोडक्ट है, यहाँ जेड है, ए है, बी है, सी है। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्टेप चल रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से एक्स मटेरियल बाहर आया, यहाँ से वाई आया,
यहाँ से Z आया, इधर से A आ जाएगा, इधर से B और C, ये पूरा क्या हो गया, मिक्स हो गया। कोई दूसरा पर्सन आएगा, उसके वजह से इधर का मटेरियल इधर चला जाएगा। इसलिए बाहर का एयर अंदर आता है। ये डिजाइन हो जाता है सॉलिड प्रिपरेशन का। अगर लिक्विड प्रिपरेशन है, अगर मान लो कि हमारा सिरप बनता है, ओरल सिरप बनता है, जो लिक्विड प्रिपरेशन में माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। अगर हमारा मान लो कि यह डिफरेंट रूम है, सिरप बन रहा है लिक्विड में, इसके केस में क्या होता है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव प्रेशर होगा, इधर निगेटिव प्रेशर होगा, और सॉलिड में इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। तो ये सबसे मेजर कंसिडरेशन करते हैं जब हम प्लांट लेआउट बनाते हैं, किधर हमारा पॉजिटिव प्रेशर लेना है, किधर निगेटिव प्रेशर लेना है। तो जो स्पेस रिक्वायरमेंट है, स्पेस रिक्वायरमेंट हमारे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एम होनी चाहिए। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, क्लीनिंग लेस, फ्लो ऑफ एयर, या उसकी जो टेस्टिंग है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग है, फिल्टर की इंटीग्रेटेड टेस्टिंग है, रूम एरिया क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें हमारे शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा क्लीनिंग लेस। जो हमारा क्लीनिंग प्रोसीजर है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एक टर्म आता है, इसको बोला जाता है CGMP। सी स्मॉल लिखा जाता है, GMP कैपिटल लिखा जाता है। इसका मतलब होता है करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जो भी चीज़ें हमारी न्यूअर आती जाती हैं, मतलब जो भी हमारी GMP में, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में या रेगुलेशन में कोई भी चीज़ अपडेट होता है, उसको हमको अडॉप्ट करना है। इसलिए हम सी स्मॉल लिखते हैं, उसको वर्ड यूज करते हैं करेंट, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो जो क्लीनिनेस है, क्लीनिनेस हम इसको सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं दो। एक हम डिवाइड करते हैं प्रोसेस एरिया और दूसरा नॉन प्रोसेस एरिया। क्लीनिनेस के लिए हमारा जो प्रोसेस एरिया है, प्रोसेस एरिया मतलब जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी एक्टिविटी होती है, या वो डिस्पेंसिंग हो रहा है, ग्रेनुलेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कोटिंग हो रहा है, कैप्सूल फिनिंग हो रहा है, बल्क प्रिपरेशन हो रहा है, जो भी हमारे स्टेप्स हैं जिस एरिया में होता है उसको हम प्रोसेस एरिया बोलते हैं। सेकंड आता है नॉन प्रोसेस एरिया, जितने क्वारंटाइन है। क्वारंटाइन में कुछ प्रोसेस नहीं होता, वो क्या ओनली वो एरिया होता है हमारा मटेरियल स्टोर करते हैं, डे स्टोरेज एरिया हो गया, चेंज पार्ट रूम हो गए, जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट मशीन या इक्विपमेंट यूज होते हैं, वहाँ पे हम रखते हैं। डाई पंच रूम हो गए, कंप्रेशन में जो हम यूज करते हैं मशीन में, डाई पंचेज, तो हमारा हो जाता है नॉन प्रोसेस एरिया। तो जब हमारा क्लीननेस की बात करते हैं तो प्रोसेस एरिया के लिए डिफरेंट प्रोसीजर होता है, नॉन प्रोसेस एरिया के लिए डिफरेंट प्रोसीजर होता है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। ड्यूरिंग प्रोसेस हम अगर कोई प्रोसेस कर रहे हैं, ग्रेनुल्स बना रहे हैं, तो उस टाइम हम क्लीनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रिस्क रहेगा जो भी हमारा क्लीनिंग एजेंट है वो प्रोडक्ट को कंटेमिनेट कर दे, या जो भी पर्सन है बाहर से, जो भी हमारा हाउसकीपिंग का पर्सन है जो उस एरिया को क्लीन करता है, जो फ्लोर क्लीन करता है, वो उसके वजह से कंटेमिनेशन होने का चांस है, प्रोडक्ट कंटेमिनेशन होने का चांस है। तो हमारा जो क्लीनिनेस है, क्लीनिनेस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू CGMP। जो क्लीनिंग का जो प्रैक्टिस है, सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा इक्विपमेंट है, जिस इक्विपमेंट पे हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसी इक्विपमेंट पर डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनता है। डिफरेंट प्रोडक्ट बनने की वजह से हमारा चांस रहता है कि मान लो कि हमने ग्रेनुलेशन किया, या ग्रेनुलेशन जब कर रहे हैं, जो भी हमारा ग्रेनुलेटर है, RMG है, रैपिड मिक्सर ग्रेनुलेटर है, उसमें हमने एक प्रोडक्ट, इसके पहले मान लो कि हमने टेलमिसार्टन का टेबलेट बनाया था,
नेक्स्ट प्रोडक्ट हम बना रहे हैं डायबिटी का मेटफॉर्मिन का। तो चांस है कि जो हमने ग्रेनुलेटर में बैच लिया था टेलमिसार्टन का, अगर वो अच्छे से क्लीन नहीं हुआ तो टेलमिसार्टन क्या होगा, मेटफॉर्मिन में चला जाएगा। तो हमारा जो क्लीनिनेस है, क्लीनिनेस प्रॉपर होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लीनिंग वैलिडेशन। जो हमारा क्लीनिंग का प्रैक्टिस है, अगर हमने लिखा है कि पानी से मार के 10 मिनट में ही इसको राउंड करना है या एक्स मटेरियल से करना है, तो हमको उसको प्रूफ करना पड़ता है कि इस पर्सन ने ऐसे क्लीनिंग किया है तो हमारा वो कंप्लीट क्लीन हो गया है। तो हमारा क्लीननेस अकॉर्डिंग टू सीजीएमपी होना चाहिए। जो प्रोसीजर है वो वैलिडेटेड प्रोसीजर होना चाहिए, चाहे वो फ्लोर क्लीनिंग का प्रोसीजर हो या इक्विपमेंट क्लीनिंग का प्रोसीजर हो। जितने भी इक्विपमेंट होते हैं सारे इक्विपमेंट का क्लीनिंग का प्रोसीजर डिफरेंट होता है। फ्लोर जब हम क्लीन करते हैं इन द प्रोसेस एरिया, तो हमारा क्या रहता है कि अगर हमारा ये रूम है, ये हमारा अगर इसका आने का डोर है, यहाँ से पर्सन एंट्री करता है, तो पर्सन सबसे पहले जो क्लीनिंग स्टार्ट करेगा इनर मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेगा। जो सबसे कोने में जो एरिया है वहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। वो हमेशा यू शेप में करेगा। जो उसका वाइपर है वो ऐसे आएगा, ऐसे। ये हमारा क्लीनिंग का प्रोसीजर होता है कि उसके ऊपर फिर से कंटेमिनेशन का चांस ना हो और यहाँ से बाहर निकलेगा। अगर हमारा कोई क्लीनिंग है, हमने ओनली अभी हमने बताया फ्लोर क्लीनिंग, अगर हमारा वीकली या जो क्लीनिंग है, कौन सा प्रोडक्ट बनाया, डिफरेंट टाइप की हम जनरली क्लीनिंग करते हैं। अगर बैच टू बैच चेंज ओवर है, हमने एक मेटफॉर्मिन बनाया, सेकंड बैच भी हमारा मेटफॉर्मिन है, तो क्लीनिंग का प्रोसीजर डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया उसके बाद हमको क्लीनिंग करना है तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट होगा। डेली क्लीनिंग, वीकली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग, वो डिफाइंड रहता है आपको कैसे क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग एजेंट क्या लेना है। तो हमेशा हम क्लीनिंग अगर किसी रूम का है तो इनर मोस्ट कॉर्नर से करेंगे। अगर हमारा क्लीनिंग का प्रैक्टिस अगर ऐसा क्लीनिंग आया जिसमें हमने फॉल सीलिंग भी करना है, डोर विंडो भी करना है, वॉल भी करना है, तो सबसे पहले हम क्लीनिंग किसका करेंगे, सबसे पहले हम क्लीनिंग करेंगे सीलिंग का। सीलिंग का क्लीनिंग करने के बाद हम इक्विपमेंट का क्लीनिंग करेंगे। इक्विपमेंट का क्लीनिंग करने के बाद फिर वॉल का क्लीनिंग करेंगे। वॉल का क्लीनिंग करने के सबसे लास्ट में हम फ्लोर क्लीनिंग करेंगे। तो जो भी हमारा क्लीनिनेस का प्रैक्टिस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉलो करना है, अकॉर्डिंग टू जीएमपी फॉलो करना है, सीजीएमपी में जो भी प्रैक्टिस है वो फॉलो करनी है। जो हमारा प्रोसीजर है क्लीनिंग वैलिडेट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे क्लीनिनेस में। इसके बाद आता है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बारे में सबको ऑलरेडी बताया जा चुका है। रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी है वो वेरी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो सोर्स है रॉ मटेरियल का वो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। तो हम सोर्स का क्वालिफिकेशन करते हैं, कहाँ से बना है। सोर्स में मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट ओरिजिन है, सिंथेटिक है या एनिमल ओरिजिन है। अगर एनिमल ओरिजिन है, किसी एनिमल से हमारा एपीआई हमने कलेक्ट किया है, एनिमल ओरिजिन है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल के क्वालिफिकेशन के लिए डिफरेंट हमारे गाइडलाइन फॉलो होती हैं। तो उसके लिए टीएससी या बीएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वायरल कंटामिनेशन का रिस्क रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। रॉ मटेरियल के लिए हम क्या करते हैं, वेंडर क्वालिफिकेशन।
क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले चीज़ आती है हमारा वेंडर क्वालिफिकेशन, जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है। अगर ऐसा नहीं है कि हमने रॉ मटेरियल पैरासीटामोल आईपी लिया और उससे यूएसपी बना देंगे, तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले चीज़ आती है उसकी क्वालिटी, वो कौन से प्रोसीजर से बना हुआ है। अगर एपीआई है तो जिस ग्रेड का एपीआई है हमारा फॉर्मुलेशन, उसी ग्रेड का उसी क्वालिटी का बनेगा। अगर हमने आईपी का मटेरियल लिया है तो हमारा जो फिनिश गुड्स बनेगा वो आईपी ही बनेगा। हमने अगर प्रोसीजर यूएसपी का भी फॉलो किया तो हम उसको यूएसपी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो जो क्वालिटी है रॉ मटेरियल का, जो एपीआई है या एक्सपीरियंस है, उसके वजह से हमारे फिनिश गुड्स का क्वालिटी डिपेंड होता है। तो उसकी क्वालिटी में वेरिएशन ना हो। ऐसा नहीं कि हमारा एक बार बहुत बढ़िया क्वालिटी का आया, दूसरी बार खराब क्वालिटी का आया। जो क्वालिटी है वो क्वालिटी सेम क्वालिटी की होनी चाहिए रॉ मटेरियल। तो उसके लिए हम वेंडर क्वालिफिकेशन करते हैं। वेंडर क्वालिफिकेशन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कि उसका सोर्स क्या है, उसका सप्लाई चेन कैसा है, उसमें डाटा लागर, सप्लाई चेन, कोल्ड चेन मैनेजमेंट मेंटेन है नहीं मेंटेन है, ऐसा तो नहीं, उसका जो स्टोरेज कंडीशन है एडिक्वेट नहीं है, जहाँ पे स्टोर करना था वो प्रॉपर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे वेंडर क्वालिफिकेशन के पार्ट होते हैं। इसके बाद आता है थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में क्या है कि जो हमारे फार्मूलेशन है, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके सबके प्रोसेस अलग होते हैं। जो भी हमारा प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर सारे बैच के लिए हमको वही फॉलो करना है। अगर हमको लिखा है कि हमको अगर एपीआई चाहे एक्सपीरियंस हमको 20 के स्क्रीन से पास करना है या 40 के स्क्रीन से पास करना है 10 मिनट में, तो हमको वो प्रोसीजर उतने ही फॉलो करना है। अगर हमको हीट करना है 60 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे, तो ऐसा नहीं है कभी हम 20 मिनट हीट करें, कभी 40 मिनट हीट करें। जो हमारा प्रोसीजर है वैलिडेटेड प्रोसीजर होते हैं, सारे प्रोसेस के लिए, सारे प्रोडक्ट के लिए स्टेप वैलिडेटेड होते हैं, हमको वही प्रोसीजर फॉलो करना रहता है। सारे स्टेप का जो प्रोसीजर है, क्लीनिंग का जो प्रोसीजर है, मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसीजर है, उसका स्टोरेज का जो कंडीशन है, जो सैम्पलिंग की क्वांटिटी है, वो सारी चीज़ें फिक्स होती है ड्यूरिंग वैलिडेशन। जब हम फर्स्ट बैच लेते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस डेवलपमेंट, जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोसेस डेवलपमेंट किया जाता है, उसी टाइम सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कैसे हमको ये प्रोडक्ट बनाना है। तो उसी को हमको पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में फॉलो करना रहता है। इसके बाद हमारा आता है कंटेनर